हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस मेंस, जो हमारी करंट अफेयर सीरीज है। हमने कल इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक कवर कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटी करंट अफेयर्स। अब जो इसके की टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो आते हैं पीसीएस में, एक टॉपिक आ सकता है कि जो इंडिया के जो अप्रोक्सीमेट 75 ईयर्स हुए हैं, तो ये रिसेंट फीचर है, तो उसको लेके आता है कि भाई हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें अभी कौन कौन से इश्यूज हैं या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट द रोल कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेड, उसको लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन फ्रॉम डोमिनियन टू रिपब्लिक। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके फीचर्स की फीचर्स हैं और उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही बनेगा। तो आपको ये सभी को पता है, तो हम इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे कि एक तो है कि हमारा जो फीचर है वो क्या है, फेडरल फीचर, फेडरल सिस्टम। एक है सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है सेकुलर स्टेट। अब ये चार फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमारे कोर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप फेडरल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ और सेकुलर स्टेट को मेंशन करोगे। और जो हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बल्कि है। इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम जो पहले वाले ब्रिटिशर्स एक्ट से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वैसे ही चार्टर एक्ट्स हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ एवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट जिसका हिस्ट्री में बहुत सारा एविडेंस मिलता है। तो यू कैन मेंशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि वहां से हमें क्या कौन कौन से फीचर लिए हैं, पर वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर मेन चीज ये है कि हमारी जो अचीवमेंट्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कि हमने जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेके आए हैं थ्रू केशवानंद भारती केस 1973, उसके अंदर हमने ये डॉक्ट्रिन लेके आए हैं। एसआर बोमई केस था, दैट आल्सो प्रमोटेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। उसने बोला कि फेडरलिज्म इज द कोर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय पुटिंग सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ सेंटर, ताकि स्टेट की पावर कम ना हो। तो दीज आर द टू की फीचर्स। उसके बाद और भी हैं, जैसे कि एक फीचर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज विनिंग ओवर जो हमारी सोशल मोरालिटी है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जजमेंट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी वाली, द टेंपल एंट्री, जो वुमेन की टेंपल एंट्री है, सबरीमाला जजमेंट है, और जो हमारा नाथ फाउंडेशन केस है, द ट्रांसजेंडर एज थर्ड डेंजर। तो ये सारी चीजें आती हैं कि कैसे संविधान का लिबरल इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ने करके उसके कोर फीचर्स को प्रोटेक्ट किया है। और एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आइडिया। ये पेपर में स्टैंड अलोन टॉपिक भी आ सकता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड हाउ जुडिशरी इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मेन चीज क्या है कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ वी आर एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स एंड लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट, तो बाय ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, देन वी कैन कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आइडिया। हमने अपने संविधान में एक हमारा आइडिया था जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पर इससे इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज एक्टिंग एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द सेंस दैट क्योंकि बाकी ऑर्गन को चेक में रखने के लिए जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, फेडरेशन के केस में देयर इज बाउंड टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो हमने ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के आइडिया को रखा है ताकि सेंटर और स्टेट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी उसको इंडिपेंडेंटली डील कर पाए। अब कोलिजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कोलिजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स दो डिबेटेड। अब कोलिजियम सिस्टम है, इससे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, पर क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया में संविधान आया, जुडिशरी ने फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस में जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर चीजें बताई। उसके बाद हमारा जो एनजेसी आया, उसको भी हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। पर ये सारी सिस्टम, ये कोलिजियम सिस्टम इज वेरी ओपेक। तो इंडिया में जुडिशरी जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर बड़े क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए जाते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंस तो है, पर उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस वो क्वेश्चनेबल है। तो जब हम इंसिडेंट देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के केस में घर में कैश मिला, इट मींस शोज कि कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी ऑफ जजेस है उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए जा रहे हैं। दैट इज काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे क्रिएट कर सकते हैं कि उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके इतनी डिटेल में चीजें नहीं लिखी हैं। और वैसे ही आजकल जुडिशरी इज बिकमिंग मोर एक्टिव इन द सेंस जुडिशियल एक्टिविज्म समटाइम्स रीचेस अप टू द लिमिट दैट वी कैन कॉल इट एज जुडिशियल ओवररीच। अब बहुत सारी जजमेंट्स हैं
जहां पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वहां पे जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशरी ने काम स्टार्ट किया था विशाखा गाइडलाइंस में, व्हेन देयर वाज नो रूल्स और लॉ रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो हमने इन चीजों को स्टार्ट किया। अब आता है हमारा फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। हमने बहुत सारी चीजें की, हम नीति आयोग लेके आए, हमारी इंटरस्टेट काउंसिल है अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल इज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस जो है शो कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ लेटर में बट इट इन प्रैक्टिस ऑल्सो प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान में हमने अमेंडमेंट्स की, और एक अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 101 अमेंडमेंट जीएसटी। उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन वाली अमेंडमेंट आई। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। और ऐसी एक अमेंडमेंट पहले भी आई है, वेयर वी प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 73 एंड 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमें पता है। दूसरा, सोशल जस्टिस को लेके हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे ऑल आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल ताकि सोशल जस्टिस प्रमोट हो सके। उसमें पहला मेजर आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स, अब एग्जीक्यूटिव इनिशिएटिव्स एंड जुडिशियल इंटरवेंशंस। अब जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, सोशल जस्टिस के केस में बहुत सारे काम किए हैं। एक तो हमारा पहला आता है, वुमेन के लिए 106 अमेंडमेंट आई है ताकि उनको रिजर्वेशन मिले कहां, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में। वैसे हम लेके आए थे ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट, ताकि उनका ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के लिए उनके पास सर्टेन राइट्स हो, उनको भी क्या होनी चाहिए, सर्टेन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने चाहिए, उनको राइट टू डिटरमाइन देयर सेक्स होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए सो दैट उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। वैसे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी आया है, उसमें हमने रिजर्वेशन दी है। इट मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे जो डीपीएसपीज हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू दीज लेजिस्लेशंस। सेम आया था, हमें पता है, जो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए एक्ट आया था, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, यहां पे एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये भी प्रमोट कर रहा है कि एससी एसटी पे एट्रोसिटीज ना हो। इट मींस these legislative measures are implementing kind of the philosophy that is contained in fundamental rights as well as DPSPs। और वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लेके आई हैं, पॉलिसीज लेके आई है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। जैसे एक आइडिया आता है, जो हम गवर्नमेंट की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट्स प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ वुमेन चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड वेलफेयर या सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एसटीज एंड women so that they can become entrepreneurs। Smile scheme is for those who are transgenders and beggars so that unko hum rehabilitate kar paye in the society by giving them livelihood and enterprise। Same PM Daksh scheme hai, it is for the marginalized communities, unke skill development ke liye प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो these are the schemes which are very important। उसके बाद आ जाते हैं हमारी कि जुडिशरी ने इंटरवेंशन की और इन सोशल जस्टिस के आइडिया को प्रमोट करने की कोशिश की है। यू कैन रिमेंबर सम ऑफ दोस जजमेंट्स, ताकि आपका जो पेपर में जब लिखें तो ये फैक्ट्स आपके पास हो कि भाई ट्रिपल तलाक जजमेंट, केस का नाम लिख के बता दें, सबरीमाला जजमेंट, नवतेज सिंह जौहर केस, नालसा जजमेंट, दीज आर द जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट विच आर प्रमोटिंग। नालसा ने प्रमोट किया था ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर दिया, नवतेज जौहर में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया, एंड सबरीमाला जजमेंट में 2018 में टेंपल जो वुमेन एंट्री अलाउ की so that constitutional morality can win over social morality। और सेम आइडिया आता है when it comes to certain challenges कि कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स के आने के बाद भी इंडियन सोसाइटी में कई चैलेंज रह रहे हैं। वो बहुत टाइप के हो सकते हैं कि इंडिया में आज भी क्या है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। इफ यू मेंशन द डाटा ऑफ ऑक्सफैम रिपोर्ट कि 1% ऑफ इंडियंस आर बेसिकली होल्डिंग द 70% ऑफ द वेल्थ, तो दिस शोज कि इंडिया में इनइक्वालिटी आज भी है। सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस थोड़ा कम है, तो यू कैन मेंशन दैट डाटा। जेंडर पे गैप है, एज पर द ग्लोबल जेंडर पे गैप, यू कैन मेंशन दैट द इंडियाज रैंक इज दिस, तो उसको मेंशन करके यू कैन सब्सटेंशिएट योर पॉइंट। वैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, यू कैन मेंशन द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कास्ट बेस्ड जो क्राइम्स हो रहे हैं उनका क्या परसेंटेज है, सो दैट यू कैन गिव द फैक्चुअल डाटा टू प्रूव दैट पॉइंट। उसके लिए माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन ब्यूरोक्रेसी या फिर इन जो हमारा पार्लियामेंट है, यू कैन मेंशन दैट इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर। इट मींस जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में आए इतने साल हो गए हैं, क्रिटिकली एनालाइज इट्स
इस इंप्लीमेंटेशन या इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो यू विल मेंशन ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो हम कर रहे होंगे इसमें, तो यू विल गिव फैक्चुअल प्रैक्टिकल पॉइंट्स, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल, बल्कि जो उसकी रेलिवेंस है आज वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस एंड इश्यूज। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर, आप देखेंगे इंडिया में वाटर डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है। हम आपको पता होगा सतलुज यमुना लिंक कैनाल, यू कैन मेंशन दैट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स। वैसे महाराष्ट्र कर्नाटका में बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इंटर स्टेट टेंशन एग्जिस्ट। तो इंडिया एज अ टीम इज फेसिंग सर्टेन इश्यूज, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इंटर स्टेट टेंशंस। उसके बाद आता है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। अब इंटर स्टेट टेंशंस हैं, उसके बाद आता है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। फेडरलिज्म मतलब मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। उसके बाद आता है फिस्कल फेडरलिज्म, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स गाइडिंग फाइनेंस कमीशन। तो जब फिस्कल फेडरलिज्म इशू आता है तो रहता है सदर्न स्टेट्स को रहता है कि दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ देयर ओन टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल टैक्स जो कीटी है उसकी। नॉर्दर्न स्टेट्स आर बेनिफिटिंग फॉर दैट। तो ये फिस्कल फेडरलिज्म में इशू रहता है कि सदर्न स्टेट्स को नॉर्दर्न स्टेट से इशू रहता है। और एक इशू रहता है कि बिकॉज फाइनेंस कमीशन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो होती है जो सेंटर देता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि सेंटर में कौन सी पावर है, वो उसी अपने स्टेट में भी उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को पावर देता है। तो यू कैन मेंशन अबाउट द फेडरलिज्म इशू कि गवर्नर का केस है इन तमिलनाडु एंड पंजाब। यू कैन मेंशन अबाउट द जजमेंट कि वहां पे पंजाब के गवर्नर ने दे पुट द होल्ड ऑन एसेंट ऑफ बिल, तो उन्होंने वो रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। सेम इज केस ऑफ तमिलनाडु। तो डोमिनेंस ऑफ गवर्नर विच इज अ नॉमिनेटेड पर्सन ओवर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। यू कैन मेंशन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो कि दे रिड्यूस्ड कि भाई अब गवर्नर के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ द बिल कम्स ट्वाइस देन गवर्नर हैज टू गिव द एसेंट। तो यू कैन मेंशन दैट आइडिया। और वैसे आता है एक्सपेंडेड, जो हम आता है नेक्स्ट कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। मैंने आपको बहुत सारे रिफॉर्म बता दिए हैं, फेडरल एरिया में, जुडिशियल में, इलेक्टोरल में, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन है, बट यू हैव टू पिक एंड चूज कि मेरे को कौन से पॉइंट अच्छे लग रहे हैं। जैसे इसमें कोर पॉइंट जो आता है, एक आता है आइडिया ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, कि ताकि जो जजेस हैं उनकी रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लेवल पे हो, सो दैट वैकेंसीज ज्यादा ना हो। एंड सेकेंड थिंग आती है, उस वैकेंसीज के साथ साथ उनकी जो टैलेंट है वो भी अट्रैक्ट हो, बिकॉज एट प्रेजेंट जजेस जो हैं वो बन रहे हैं जो हमारे लोकल स्टेट एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें जो टैलेंट है वो लॉयर वाली साइड पे जा रहे हैं रेदर देन जजेस वाली साइड पे। तो उससे प्रॉब्लम आ रही है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन जुडिशियल एग्जाम्स। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाइक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज उसके लाइन पे आ जाएगा, तो टैलेंट को अट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। वैसे एक आता है जो जज पॉपुलेशन रेशियो है, इट इज अराउंड 21 पर मिलियन होनी चाहिए, 50 पर मिलियन। दैट डाटा इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई देयर इज बैकलॉग ऑफ केसेस इन इंडियन जुडिशरी। सेम आता है कि जुडिशरी अपनी पावर का यूज करता है अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, बट दैट इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट शुड यूज दिस प्रोविजन वेरी रेयरली, बट नाउअडेज सुप्रीम कोर्ट इसका यूज करके एंटरिंग इनटू द एरिया जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है और बाकी डोमेन्स में एंटर कर जाता है। एक आता है जुडिशियल ओवररीच के लिए, जजेस हैज टू टेक इनटू अकाउंट कि जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच में कन्वर्ट ना हो। द लेजिस्लेचर को अपना काम करने दिया जाए और एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दिया जाए, तभी सेपरेशन ऑफ पावर विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंटेन की जा सकती है। वैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक आइडिया आता है, जैसे एक बिल आया है कि राइट टू रिकॉल बिल, जो अभी न्यूज में भी है, इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है वैसे पीसीएस मेंस में, कि बताएं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से टूल हैं और राइट टू रिकॉल के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो एक रिफॉर्म बताया जाता है इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कि जो राइट टू रिकॉल है वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे आप उनको इलेक्ट करते हैं वो आप उनको उनकी पोस्ट से हटा भी सकते हैं। दैट गिव्स अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर द जो वोटर्स हैं टुवर्ड्स देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इट्स इंपॉर्टेंट मूव अगर ये होता है तो। नेक्स्ट आता है जो इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो आरपीए एक्ट है, उसका जो इंप्लीमेंटेशन थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, ताकि इन पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पे एक्टिवली काम हो, ताकि क्रिमिनलाइजेशन कम हो सके। एक आइडिया दिया जाता है कि भाई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। अगर डेमोक्रेसी में एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है हमारे में, तो वहां पे पार्टी की बात सुनी जाती है, पर पार्टीज आर बेसिकली डोमिनेटेड बाय फ्यू फैमिलीज और फ्यू पर्संस। तो वहां पे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। एंड इफ कंट्री में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो
जाके डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट पार्टी विल बी गाइडेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, और वैसे ही एमपी होंगे, वैसे एमपी की डिबेट्स होंगी। तो उसके लिए हमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी ट्रू लेवल में इंश्योर कर पाएंगे। अब आता है उसके बाद अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करें। हमारे बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। इनका गोल है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर लोग गवर्नमेंट के को क्वेश्चन पूछ सकें, पर इस एक्ट की प्रॉब्लम क्या है, द इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट स्ट्रक्चर्ड, और गवर्नमेंट को ट्राई करना पड़ेगा कि जो भी आरटीआई है उसका बजट कुछ परसेंटेज इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर वे में करने के रखा जाए, ताकि लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आए वो बल्कि ना हो, बल्कि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन से कोई जो मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन, उससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी कर पाए, उसकी यूज वैल्यू हो। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा टू इंप्रूव द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आता है बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सबसे बड़ी डिबेट रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट। एक डिबेट को खत्म करने के लिए हमारे पास एक है कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इवन इट वॉलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19। अब आर्टिकल 14 एंड 19 को वॉलेट करने के लिए आप डीपीएसपी जो है 39 बी और सी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट वैसी डिबेट रहती है राइट्स और ड्यूटीज को लेके। इसमें एक मेन चीज रहती है कि जहां पे आपके राइट्स खत्म होते हैं वहां किसी और के राइट्स स्टार्ट होते हैं। तो ड्यूटीज आर अ कोर प्रिंसिपल। इंडिया में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो ड्यूटीज ही शो करती हैं, पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इट शोज कि इंडिया के सिटीजन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, एंड फॉर दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप अगर उनको सर्टेन ड्यूटीज दी गई हैं दे बिकम एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो उसके लिए हमें श्योर करना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि लीगली वैलिड नहीं है, मतलब आप उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, बट उसकी स्पिरिट को ऐड करना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट मींस, ताकि हमारे जो लोग हैं वो ड्यूटीज पे भी फोकस कर पाए। अब उसी के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एक कास्ट सेंसस वाला टॉपिक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिजर्वेशन वाला टॉपिक है। अब न्यूज में आ रहा था कि रिजर्वेशन को लेके सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज, तो ये पॉसिबल है कि आपको पीसीएस में मेंस में इस पे भी क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ आपका आइडिया क्या है इसको सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज को लेके। अब रिजर्वेशन इन इंडिया प्रोवाइडेड एज अफर्मेटिव एक्शन बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस दैट हैपन टू द सर्टेन एससीज एंड एसटीज और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इंडिया में इसको लेकर डिबेट रही थी, पूना पैक्ट भी हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, कि उसमें रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। पर ये हिस्ट्री की बातें हैं। पॉलिटी में जब ये हमारा संविधान आया तो आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 14 में भी, आर्टिकल 14 में एक प्रोविजन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और वही आर्टिकल 15 में है दैट स्टेट कैन मेक सर्टेन प्रोविजंस फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। Same in Article 16, in cases of public employment to promote the equality of opportunity, state can make special provisions for the weaker sections या फिर backward classes of the citizens। इसमें economically weaker section भी add हो गया है अब। It shows that reservation is not a fundamental right of the citizens, but it is a discretion of the state to provide reservation if they think that these classes are not adequately represented, और इनका क्या हुआ है, historically injustice हुआ है और ये backward है as compared to other classes। बट इससे डिबेट आती है कि जैसे जैसे रिजर्वेशन हमने इंप्लीमेंट किया इतने सालों से, तो क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको पहुंच पा रहा है, दैट दोज ट्रूली डिजर्व दैट बेनिफिट। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आइडिया रखा था, दैट वाज ओनली एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज होना चाहिए। इट इज अप टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक टू डिसाइड, बट सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया रख दिया, तभी उन कास्ट को बेनिफिट होगा जिनको अभी भी रिजर्वेशन से फायदा नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है, 15(6) एंड 16(6) में लिखा हुआ है, वही 16(4)A और 16(4) और 16(4)B एंड 16(5), ये सारे आर्टिकल्स हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस है, तो वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर तो इंश्योर दैट इंट्रोडक्शन में, पीसीएस मेंस में खासकर, यू हैव टू राइट अ बल्कि इंट्रोडक्शन फॉर 15 मार्क्स। उसमें आप ये इंश्योर करें कि आप आर्टिकल्स के जरिए ही चीजें लिखें, बिकॉज एकेडमिक जो इंट्रोडक्शन होती है वो थोड़ी ज्यादा अप्रिशिएट की जाती है इन पीसीएस मेंस एग्जाम एज पर द पास्ट ईयर जो भी टॉपर कॉपीज हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड ऑल आर्टिकल्स कि भाई आर्टिकल्स 46 में भी लिखा है कि इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
और वो हमारे पास जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहां पे भी 243 डी एंड टी। मैं इसलिए स्पेसिफिक आर्टिकल लिखे हैं कि जब आप इन आर्टिकल को लिखोगे 243 डी एंड टी तो एग्जामिनर का थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि बच्चा पढ़ के आया है। तो दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, करने इतने मुश्किल नहीं है, पर उसको लिखना वहां पे और जो उससे ट्रस्ट जनरेट होगा दैट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अब एक चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जजमेंट को लेके, हमारी जो पहले जजमेंट्स हैं, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। एक आती है हमारी इंदिरा सहाने केस, एक आती है एम नागराज और एक आती है जरनैल सिंह केस। इन तीनों जजमेंट्स को देखते हैं, फिर आएगा हमारा आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, एससीज। अब जो इंदिरा सहाने केस आया था, इनका गोल था कि जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50% एंड दैट शुड ओनली बी गिवन फॉर द क्लासेस जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इसमें से उन्होंने बोला था कि आपको ओबीसी में से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है, और जब आप ये करेंगे तो एफिशिएंसी पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर इन चार चीजों का ध्यान रख रहे हैं देन यू कैन गिव रिजर्वेशन, फिर कोई डाउट नहीं है। इसी को लेके एक और केस आया था एम नागराज केस। इस केस में बोला कि रिजर्वेशन, क्योंकि इंदिरा सहाने केस में बोला था कि रिजर्वेशन इज ओनली एट द एंट्री लेवल बट नॉट फॉर द प्रमोशन, पर एम नागराज ने बोला कि प्रमोशन के लिए भी है। बट आपको वही चीजें ध्यान में रखनी है कि जो क्लासेस हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है कि नहीं है, क्या इनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक चीज ये भी ऐड की कि जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं इसके लिए आपको क्वांटिफाइबल डाटा भी देना पड़ेगा, और दे इंट्रोड्यूस द क्रीमी लेयर कंसेप्ट फॉर एससी एंड एसटी इन प्रमोशंस। तो इन्होंने इस केस में आया था ये आइडिया। उसके बाद जरनैल सिंह केस आया, उसने भी क्या किया, क्रीमी लेयर प्रिंसिपल लगाया एससी और एसटी के प्रमोशन पे, क्वांटिफाइबल डाटा की बात की, पर बोला कि क्वांटिफाइबल डाटा ऑन बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ M. Nagaraj, they mentioned that even if you are providing reservation for promotion, you have to provide the quantifiable data, जो कि इंदिरा सहाने केस में नहीं थी। बट जरनैल सिंह केस में बोला गया कि क्वांटिफाइबल डाटा देने की जरूरत नहीं है, अगर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, फॉर दैट थिंग ओनली उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनएडिक्वेट होगा, तो आपको डाटा देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आ रही हैं तो वो बैकवर्ड ही होंगी, उसके लिए डाटा शो करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंड था जरनैल सिंह केस में। बट इसमें एक चीज ऐड की गई कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई होगा इन एससी एंड एसटी प्रमोशंस, नॉट इन एट द एंट्री लेवल। तो उसके बाद केस आया दैट इज ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पे उसमें बोला कि स्टेट्स कैन नॉट क्लासिफाई एससीज, सब क्लासिफाई एससीज विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। मतलब जो 341 में आती है बात, वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट में आती है और इसलिए स्टेट के पास पावर नहीं है। दिस जजमेंट वॉज लेटर ओवररूल्ड बाय 2024 की जजमेंट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अदर्स, देवेंद्र सिंह एंड अदर्स केस। इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड क्लास फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन विद इन एससीज। तो आज का स्टैंड ये है कि आज एससीज के लिए रिजर्वेशन सब कैटेगराइजेशन की जा सकती है एज पर स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स केस 2024। ये पहले नहीं माना गया था इन ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, पर अब इसको माना गया है। और जो हमारा जनहित अभियान था उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अपहेल्ड किया गया था। मैंने आपको जजमेंट्स के बारे में ओवरव्यू दे दिया। यू कैन मेंशन एंड कोट दीज जजमेंट्स whenever you are writing your arguments in favor or against of reservation in general, at entry level or at promotion level, आप अपने हिसाब से उसको कोट कर सकते हैं। पर these judgments are very important, चाहे वो इंदिरा सहाने हो, चाहे वो एम नागराज हो, चाहे वो जरनैल सिंह हो, चाहे वो ईवी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो हमारी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह हो, चाहे वो हमारा जनहित अभियान वाला हो, these judgments are very important। अब क्वेश्चन आता है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब जो ये जजमेंट थी 7 जजमेंट जो देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में है, इसने जो ईवी चिनैया वाली जजमेंट थी उसको ओवररूल करके बोल दिया था कि कास्ट को सब एससी कास्ट को सब कैटेगराइज किया जा सकता है बिकॉज एससीज आर नॉट अ होमोजेनियस ग्रुप। अगर एससीज होमोजेनियस ग्रुप नहीं है तो अब उनको क्लासिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन किनका स्टेटस इंप्रूव हो गया और किनका नहीं हुआ है। अब इस चीज को लेके बड़े लीगल क्वेश्चन उठते हैं। एक तो आपने पढ़ लिया था आर्टिकल 341, ये पावर किसको देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है। वेदर आर्टिकल 341 क्लॉज 2 सब कैटेगराइजेशन अलाउ करता है कि नहीं करता है, कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो या उसमें भी तुम बोलोगे कौन ज्यादा है कौन कम है। अब इसमें बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 की, उस पे उसको ये वॉलेट ना कर दे। स्टेट की पावर्स को लेके है
ऊपर से आता है कि हमारे इंपेरिकल डाटा रिक्वायरमेंट है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट वैसे भी ओबीसी में पहले ऐड हुआ है। स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन इज वैलिड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग होता है कि जो लोग डिफरेंट है उनको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो उसको प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो ये सब सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सब कैटेगराइजेशन इज अ बेस्ट वे। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा होगा बाय एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड बैकग्राउंड्स ऑफ ग्रुप्स। तो ये स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सब क्लासिफिकेशन विद इन एससीज डू नॉट वायलेट आर्टिकल 341 एज इट डज नॉट इन्वॉल्व। क्योंकि आर्टिकल 341 में क्या होता है, बोला गया है कि प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट लिखे बनाएगा वो जो लिस्ट होगी एससी और एसटी की, प्रेसिडेंट बनाएगा उसको और पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है। अब उस लिस्ट में सब कैटेगराइज करना इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 341 एज पर सम लीगल एक्सपर्ट्स। कई बोलते हैं कि आप लिस्ट को चेंज ही नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे स्कोप है ही नहीं है कि आप उसको सब कैटेगराइज कर पाए। कई बोलते हैं कर सकते हैं बिकॉज यू कैन डू इट बाय ओनली बाय द प्रेसिडेंट एसेंट। तो प्रेसिडेंट उसको लिख के सब कैटेगराइज कर सकता है। तो ये उसके फेवर में पॉइंट है सारे कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, स्टेट की पावर है, ओबीसी में एक्सपीरियंस है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लिमिटेशंस कि अगर आप स्टेट्स हैं पॉलिटिकल गेन के लिए आर्बिट्रेरी मैनर में एक्ट नहीं कर सकते। तो स्टेट्स कैन नॉट रिजर्व 100% ऑफ सीट्स फॉर वन ग्रुप। तो अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखें तो कुछ ही एससी जो सब कैटेगरीज हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। तो दैट इज वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो उसके बेसिस पे भी हमें ये करना पड़ेगा। और एक आता है फिर अगर एससीज और एसटीज में आपने सब कैटेगराइजेशन कर दी, इसका मतलब ये है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू डू दैट कि भाई कौन सोशली बैकवर्ड है कि नहीं है। अगर सिर्फ इस बात पे कि भाई उनका क्या है एम्प्लॉयमेंट में से आ गया है, इट डजंट गारंटी कि वो अभी क्या है बैकवर्ड नहीं है। तो उस लिए इस चीज को कहना कि भाई हम इसको प्रूव कर पाए विद डाटा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी इसको लेके डिबेट है कि हाउ टू डिफरेंशिएट भाई कौन किस कैटेगरी को ज्यादा बेनिफिट हुआ है किसको नहीं हुआ है। और स्टेट्स कैन नाउ क्रिएट सब कोटास एंड दैट अब हमें 50% सीटिंग को तो वैसे भी मेंटेन करके रखना है। तो अगर ये स्टेट्स करना चाहें तो भी कर सकती हैं। अब इसको लेके जो अगेंस्ट आर्गुमेंट आते हैं वो आते हैं कम्युनिटी को डिवाइड कर देंगे कि एसटी कम्युनिटी विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब कास्ट। तो यूनिटी एंड सॉलिडारिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा पर्पस ऑफ रिजर्वेशन क्या है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस है जो चला आ रहा है उसको दूर करने में वक्त लगेगा। तो आपको अभी उसको प्रैक्टिकल सेंस में नहीं देखना है। और स्टिग्मा क्या है, इकोनॉमिक मोबिलिटी में नॉट एलिमिनेट। तो कहते हैं भाई आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा इसका मतलब ये थोड़ा ना आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो गया है। तो आप देखेंगे तो एज पर ऑक्सफैम इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट परसिस्टेंट स्टिग्मा इज फॉर देयर फॉर द जो हमारी सब सोशल शेड्यूल्ड कास्ट है उनके लिए आज भी है ये। और लैक ऑफ रिलायबल डाटा मैंने आपको पहले भी बताया है एज पर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 ये फ्लॉड है। तो उसको लेके भी क्वेश्चन मार्क है क्या हमारे पास कास्ट को लेके सेंसस है जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो फ्लॉड है या परफेक्ट है। अगर डाटा अच्छा नहीं होगा तो देयर कैन बी इनजस्टिस टू द सर्टेन कम्युनिटीज, ये भी पॉइंट बनता है। Politician can misuse it by providing to certain communities and not to certain based on political calculations। तो इसका वहां पे भी मिसयूज हो सकता है। और डिल्यूशन ऑफ यूनिटी और हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमारे आते हैं इंप्लीमेंटेशन इशू। अच्छी बात है जो हमने पढ़ लिए हैं पॉइंट ऊपर, दीज आर द गुड पॉइंट्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपको पढ़ना है वो है ऊपर कास्ट सेंसस को लेके। बट आपको पहले एक चीज समझ लें, पेपर में कास्ट सेंसस को लेके उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है, क्यों होना चाहिए, या जो भी उसके पॉइंट्स हैं वो बन सकते हैं। आपको चैलेंजेस क्या आते हैं उसमें, या सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज आता है। और वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो ईयर्स हो गए हैं 75 ईयर्स प्लस हो गए हैं उसका क्रिटिकल एनालाइज करें तो यू हैव टू मेंशन दोस डाटा एज एग्जांपल्स। तो ये सारी यहां चीजें पड़ी हुई हैं। ये पीडीएफ सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। यू कैन डाउनलोड दीज पीडीएफ फ्रॉम देयर और आपको कंटेंट पूरा अच्छा मिल जाएगा। बट इंश्योर करें कंटेंट को अपने हिसाब से पिक एंड चूज करें ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। बिकॉज करंट अफेयर्स समवेयर ये कभी कहीं स्टैटिक से मैच कर जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो पढ़ा है वहां से पिक एंड चूज करें और मेन फोकस रखें स्टैटिक पे। करंट को बस अपडेट करते हैं इन वीडियोस से, आपको और कुछ नहीं करना है। उसमें सारे टॉपिक जो न्यूज में हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑल विल बी कवर्ड इन दीज वीडियोस। तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच।